दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इसका 6वां लेसन चल रहा है कल्पना। आइए, कल्पना का आज दूसरा भाग। मैं क्या करता यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर होते। यह कहानी उस पुरानी कहावत जहाँ चाह वहाँ राह की सच्चाई साबित करती है। यह कहानी मुझे मेरे प्रिय शिक्षक और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुनसौलस ने सुनाई थी, जिन्होंने दक्षिण शिकागो के स्टॉक यार्ड क्षेत्र में अपना उपदेश करियर शुरू किया था। जब डॉक्टर गोंसाल्विस कॉलेज समय से गुजर रहे थे, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोषों का अवलोकन किया जिन्हें वे मानते थे वे ठीक कर सकते थे यदि वे कॉलेज के प्रमुख होते। उनकी गहरी इच्छा एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान का निर्देशन प्रमुख बनना थी जिसमें युवा पुरुषों और महिलाओं को करते हुए सीखना पढ़ाया जाएगा। उन्होंने एक नया कॉलेज व्यवस्थित करने का मन बना लिया जिसमें वे अपने विचारों को शिक्षा के रूढ़िवादी तरीकों से सक्षम बनाए बिना पूरा कर सकते थे। उन्हें अपनी परियोजना शुरू करने के लिए $1 लाख की ज़रूरत थी। पैसे की इतनी बड़ी राशि के लिए उन्होंने कहाँ पर अपने हाथ फैलाए होंगे, यही सवाल था जिसने इस महत्वाकांक्षी युवा उपदेशक के विचार को सबसे ज़्यादा सोख लिया था। लेकिन उनकी कोई भी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही थी। हर रात वे अपने साथ बिस्तर पर उस विचार को ले जा रहे थे। वे जहाँ भी गए इसे अपने साथ ले गए। वे इसे तब तक अपने दिमाग में बार बार घुमाते रहे जब तक यह उनके लिए एक हावी होने वाला जुनून नहीं बन गया। $1 लाख बहुत सारा पैसा है। वे इस तथ्य को पहचानते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि एकमात्र सीमा वह होती है जिन्हें हम अपने दिमाग में मान्यता देते हैं। एक दार्शनिक और साथ ही एक उपदेशक होने के नाते डॉक्टर गुनसौलस यह जान गए थे, जैसे सभी सफल लोग जानते हैं, कि उद्देश्य की निश्चितता की ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से हमें अवश्य शुरुआत करनी चाहिए। वे यह भी मानते थे कि उद्देश्य की निश्चितता जीवन और शक्ति को जीवंत कर देती है। जब उस उद्देश्य को उसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करने के लिए एक ज्वलंत इच्छा का समर्थन मिलता है। वे इन सब महान सच्चाइयों को जानते थे, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि $10 लाख के लिए कहाँ और कैसे हाथ फैलाएं। स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार वे यह कहकर त्याग देते, ओह, वैसे मेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी भी आवश्यक $10 लाख नहीं जुटा सकता। बिल्कुल ऐसा ही अधिकतर लोगों ने कहा होता, लेकिन डॉक्टर गुनसौलस ने यह नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा और किया वह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उनका परिचय कराता हूँ और उन्हें स्वयं बोलने देता हूँ। एक शनिवार की दोपहर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के तरीकों और साधनों के बारे में सोच रहा था। लगभग 2 साल तक मैं सोचता रहा था। सोचने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। कार्रवाई का समय आ गया था। मैंने उसी समय मन बना लिया कि मैं 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक $10 लाख प्राप्त कर लूँगा। कैसे? मैं उस बारे में चिंतित नहीं था। महत्व की मुख्य बात यह थी कि एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा पाने का निर्णय किया गया था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पल मैं एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा जुटाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा, आश्वासन की एक ऐसी अजीब भावना मेरे पास आ गई जैसी मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मेरे अंदर से कोई कुछ कहता प्रतीत हुआ, आप बहुत समय पहले क्यों इस निर्णय पर नहीं पहुँचे? पैसा हमेशा आपका इंतज़ार कर रहा था। चीज़ें जल्दी में शुरू हो गईं। मैंने समाचार पत्रों को फ़ोन किया और घोषणा की, मैं अगली सुबह एक धर्मोपदेश का प्रचार करूंगा जिसका शीर्षक होगा, यदि मेरे पास $10 लाख होते तो मैं क्या करता। मैं तुरंत धर्मोपदेश पर काम करने लगा, लेकिन मुझे आपको यह स्पष्ट रूप से अवश्य बताना चाहिए कि काम कठिन नहीं था, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से धर्मोपदेश की तैयारी कर रहा था।
इसके पीछे की भावना मेरा एक हिस्सा थी। आधी रात से पहले मैं धर्मोपदेश लिख चुका था। मैं बिस्तर में चला गया और कल्पना विश्वास की भावना के साथ सोया, क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को $10 लाख के स्वामी के रूप में देख सकता था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम गया, धर्मोपदेश पढ़ा, फिर अपने घुटनों पर बैठा और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक पैसे की जरूरी आपूर्ति कर देगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास फिर आश्वासन की भावना थी कि पैसे आने वाले हैं। अपने उत्साह में मैं अपने लिखित प्रवचन के बिना ही बाहर चला गया और इस भूल का तब तक मुझे पता नहीं चल पाया जब तक कि मैं अपने प्रवचन मंच पर नहीं आ गया और इसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया था। मेरे नोट्स के लिए वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और क्या आशीर्वाद था कि मैं वापस नहीं जा सकता था। इसके बजाय मेरे अपने अवचेतन मन ने आवश्यक सामग्री प्रदान कर दी थी। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए उठा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सपनों के दिल और आत्मा से बोला। मैंने फिर अपने दर्शकों से ही बात नहीं की, बल्कि मुझे गर्व है कि मैंने भगवान से भी बात की। मैंने बताया मैं $10 लाख का क्या करूँगा यदि वह राशि मेरे हाथ में रख दी जाती है। मैंने एक महान शैक्षिक संस्था के संगठन की योजना जो मेरे दिमाग में थी उसका वर्णन किया, जहां युवा लोग व्यावहारिक चीज़ें करना सीखेंगे और साथ ही दिमाग को विकसित करेंगे। जब मैं प्रवचन समाप्त कर चुका और बैठ गया तो लगभग 3 पंक्तियों पीछे से एक आदमी ने अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे मंच तक अपना रास्ता बनाया। मैं सोच रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। वह मंच पर आया, अपना हाथ फैलाया और कहा, आदरणीय, मुझे आपका धर्मोपदेश बहुत पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आप वह सब कर सकते हैं जो आपने कहा आप करोगे यदि आपके पास $10 लाख होते। मैं आपसे और आपके धर्मोपदेश में विश्वास करता हूँ। यह साबित करने के लिए मैं आपको $10 लाख दूंगा। आप कल सुबह मेरे कार्यालय में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। युवा गुंसोलस श्रीमान आर्मर के कार्यालय गया और $10 लाख उसे प्रस्तुत किए गए। उस पैसे से उन्होंने आर्मर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की। यह राशि उस राशि से अधिक है जो अधिकतर प्रचारक कभी जीवन भर में देखते हैं। फिर भी पैसे के पीछे का विचार आवेग युवा प्रचारक के दिमाग में 1 मिनट के अंश में बना था। आवश्यक $10 लाख एक विचार के परिणाम के रूप में आया था। विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गुंसोलस लगभग 2 साल से अपने मन में पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान से देखें। उन्होंने यह पैसा अपने खुद के मन में इसे पाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने और इसे पाने की निश्चित योजना पर निर्णय लेने के 36 घंटे बाद पाया। $10 लाख के बारे में युवा गुंसोलस की स्पष्ट सोच और दुर्बलता से इसके लिए उम्मीद करने के बारे में कुछ भी नया या अद्वितीय नहीं था। पहले दूसरे और कई उनके समय से इसी तरह के विचार लिए हुए थे, लेकिन उस यादगार शनिवार को उनके निर्णय पर पहुंचने के बारे में बहुत ही अनोखा और कुछ अलग था। जब उन्होंने अस्पष्टता को पृष्ठभूमि में डाल दिया और पूर्ण निश्चय से कहा, मैं 1 सप्ताह के भीतर वह पैसा प्राप्त कर लूँगा। भगवान उन लोगों के पक्ष में दिखाई पड़ता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और उसे पाना निश्चित करता है। इसके अलावा वह सिद्धांत जिनके माध्यम से डॉक्टर गुंसोलस ने अपने $10 लाख प्राप्त किए अब भी जिंदा है। ये आपके लिए उपलब्ध है। यह सार्वभौमिक नियम आज भी उतना ही कारगर है जितना यह उस समय था जब युवा उपदेशक ने इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। यह किताब इस महान नियम के 13 तत्वों का कदम दर कदम वर्णन करती है और सलाह देती है कि कैसे इनका उपयोग किया जाए। अवलोकन करें कि आशा कैडलर और डॉक्टर फ्रैंक गुंसोलस में एक आम विशेषता थी।
दोनों को चौंकाने वाली यह सच्चाई पता थी कि विचारों को निश्चित उद्देश्य साथ ही निश्चित योजना की शक्ति के माध्यम से नकदी में बदला जा सकता है। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो सोचते हैं आप अकेले कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अमीरी पा सकते हैं, तो इस विचार को निकाल दें। यह सच नहीं है। अमीरी अमीरी जब भारी मात्रा में आती है तो कभी भी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती। यदि वह आती है अमीरी आती है तो निश्चित सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर आधारित निश्चित मांगों के जवाब में आती है, न कि मौके या भाग्य से। सामान्यतया एक विचार सोच का आवेग है जो कल्पना से एक विनती करके कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि विचारों को वहाँ बेचा जा सकता है जहाँ माल नहीं बेच सकते हैं। साधारण सेल्समैन इस बात को नहीं जानते हैं। यही वजह है कि वे साधारण हैं। पुस्तकों के एक प्रकाशक ने एक खोज की है जो आमतौर पर प्रकाशकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होनी चाहिए। उन्होंने सीखा कि कई लोग शीर्षक खरीदते हैं और पुस्तकों की सामग्री नहीं। महज एक पुस्तक का नाम बदलकर, जो कि नहीं चल रहा था, उस किताब पर उसकी बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक ऊपर हो गई। वैसे पुस्तक के अंदर किसी भी तरह से कुछ नहीं बदला गया था। उसने केवल शीर्षक वाला कवर फाड़ डाला जो बिका नहीं था और एक ऐसे शीर्षक के साथ एक नया कवर डाल दिया जिसका एक बॉक्स ऑफिस मूल्य था। वह उतना ही आसान है जितना दिखता है। एक विचार था, एक कल्पना थी। विचारों की कोई मानक कीमत नहीं होती है। विचारों का निर्माता ही उनकी कीमत निर्धारित करता है और यदि वह होशियार है तो इस कीमत को प्राप्त कर लेता है। चलचित्र उद्योग ने करोड़पतियों का एक समूह उत्पन्न किया है। उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जो विचार उत्पन्न नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास वह कल्पना थी जिससे वे विचारों को देखकर पहचान सकते थे। करोड़पतियों का अगला समूह रेडियो उद्योग से होगा, जो नया है और उत्सुक कल्पना वाले लोगों के अतिरिक्त बोझ से दबा नहीं है। पैसा उन लोगों द्वारा कमाया जाएगा जो नए और अधिक सराहनीय रेडियो कार्यक्रमों की खोज कर पाएंगे, बना पाएंगे और जिनके पास योग्यता को पहचानने की और रेडियो श्रोताओं को इससे लाभ कमाने का मौका देने की कल्पना हो। प्रायोजक वह दुर्भाग्यशाली पीड़ित जो अब रेडियो मनोरंजन की लागत का भुगतान करता है, जल्द ही विचार के प्रति सचेत हो जाएगा और अपने पैसे के बदले कुछ मांग करेगा। व्यक्ति जो उन कार्यक्रमों के निर्माण और आपूर्ति करने में जो उपयोगी सेवाएं देते हैं, प्रायोजक को हरा देता है। वह व्यक्ति है जो इस नए उद्योग में समृद्ध बनेगा। प्रेम गीतों को गुनगुनाने वाले और हल्के फुल्के बकबक करने वाले कलाकार जो अब फप्तियों और मूर्खतापूर्ण ठट्टे करके हवा को दूषित करते हैं, हल्के गुणों वाले कलाकारों के रास्ते चले जाएंगे और उनकी जगह उन वास्तविक कलाकारों द्वारा ले ली जाएगी जो सावधानी से उन चरणबद्ध कार्यक्रमों की व्याख्या करते हैं जिनका प्रारूप लोगों को सेवाएं देने और साथ ही मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ अवसरों का विस्तृत खुला क्षेत्र है जो कल्पना की कमी के कारण हो रही है। अपनी हत्या का चीख कर विरोध कर रहा है और किसी भी हाल में बचाने की भीख मांग रहा है। इन सबसे ऊपर रेडियो को जो ज़रूरत है वे हैं नए विचार। यदि अवसरों का यह नया क्षेत्र आप में कुतूहल जगाता है तो शायद आपको इस सलाह से लाभ हो कि भविष्य में सफल रेडियो कार्यक्रम श्रोता के बजाय खरीदार बनाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो रेडियो कार्यक्रमों को बनाने वालों को भविष्य में सफल होने के लिए श्रोताओं को खरीदारों में बदलने के व्यावहारिक तरीके ढूंढने होंगे। इसके अलावा भविष्य में रेडियो कार्यक्रमों के सफल निर्माताओं को अपनी विशेषताओं को प्रमुखता देनी चाहिए ताकि वह दर्शकों पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव दिखा सके। प्रायोजक हवाई बयानों पर आधारित विक्रय वार्ता खरीदने की चिकनी चुपड़ी बातों से ऊब रहे हैं। वे चाहते हैं और भविष्य में निर्विवाद सबूत की मांग करेंगे कि हुज इट प्रोग्राम न केवल लाखों लोगों को हमेशा सबसे मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसाएंगे, बल्कि वह
मूर्ख उड़ा करने वाला सामान भी बेच सकता है। एक और बात जो शायद उन लोगों द्वारा भी समझी जा सकेगी जो अवसर के इस नए क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में विचार करते हैं। रेडियो विज्ञापन विशिष्ट विज्ञापन विशेषज्ञों के एक पूरी तरह से नए समूह द्वारा नियंत्रित होने जा रहा है। पुराने समय के अखबार और पत्रिका विज्ञापन एजेंसी के पुरुषों से अलग और स्पष्ट विज्ञापन के खेल में पुराने समय के लोग आधुनिक रेडियो लिपियों को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें विचारों को देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। नई रेडियो तकनीक ऐसे लोगों की मांग करती है जो ध्वनि के संबंध में लिखित पांडुलिपि से विचारों की व्याख्या कर सकते हों। ये जानने के लिए लेखक को कई हजार डॉलर और 1 साल का कठिन परिश्रम लगाना पड़ता है। रेडियो अभी वहाँ है जहाँ चलचित्र था। जब मैरी पिकफोर्ड और उसके घुंघराले बाल पहली बार स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। रेडियो में उन लोगों के लिए बहुत जगह है जो विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। यदि रेडियो के अवसर पर पूर्णगामी टिप्पणी ने आपके विचारों के कारखाने को काम करने के लिए शुरू नहीं किया है, तो बेहतर है आप यह भूल जाएं। आपके अवसर किसी अन्य क्षेत्र में हैं। यदि टिप्पणी ने आप में थोड़ी सी भी कुतूहल जगाया है तो इसमें आगे जाएं और शायद आपको अपने करियर को भरने के लिए आवश्यक विचार मिल जाएं। यदि आपको रेडियो में कोई अनुभव नहीं है तो आप हतोत्साहित कभी न हों। फयू कार्नेगी इस्पात बनाने के बारे में बहुत कम जानते थे। मेरे पास इसके लिए कार्नेगी के अपने शब्द हैं, लेकिन उन्होंने इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में से 2 का व्यावहारिक उपयोग किया और स्टील के कारोबार को उन्हें एक संपत्ति देने वाला माध्यम बनाया। व्यावहारिक रूप से हर महान सौभाग्य की कहानी उस दिन शुरू होती है जब विचारों का निर्माता और विचारों का विक्रेता साथ मिल जाएं और सद्भाव में काम करें। कार्नेगी ने खुद को ऐसे लोगों से घेर रखा था जो वह सब काम कर सकते थे जो वे खुद नहीं कर सकते थे। आदमी जिन्होंने विचारों को संचालन में लगाया और खुद को और दूसरों को शानदार तरह से समृद्ध बनाया। लाखों लोग एक अनुकूल ब्रेक की आशा में जीवन गुजार देते हैं। शायद एक अनुकूल ब्रेक किसी को एक अवसर दे सकता है, लेकिन सबसे सुरक्षित योजना भाग्य पर निर्भर रहना नहीं है। ये एक अनुकूल अवसर था जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा अवसर दिया, लेकिन उसे परिसंपत्ति बनने से पहले मुझे निर्धारित प्रयासों के 25 साल समर्पित करने पड़े। ब्रेक में अच्छे भाग्य से एंड्रू कार्नेगी से मिलना और उनका सहयोग पाना शामिल थे। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मन में उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता के एक दर्शन में व्यवस्थित करने का विचार बोया। हजारों लोग 25 साल के अनुसंधान में की गई खोजों से लाभ कमा चुके हैं और कई भाग्य दर्शन के अनुपालन के माध्यम से इकट्ठे किए गए हैं। शुरुआत आसान थी। यह ऐसा विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। अनुकूल ब्रेक कार्नेगी के माध्यम से आया था, लेकिन उस दृढ़ संकल्प, प्रयोजन की निश्चितता और लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा तथा 25 साल के लगातार प्रयास का क्या, यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी जो निराशा, उदासी, अस्थायी हार, आलोचना और समय की बर्बादी कहकर लगातार याद दिलाने वाली बातों से बच निकली। यह एक तीव्र इच्छा थी, एक जुनून। जब पहली बार यह विचार श्रीमान कार्नेगी द्वारा मेरे मन में बोया गया तो इसे जीवित रहने के लिए मनाया, पाला और लगाया गया था। धीरे धीरे ये विचार अपनी शक्ति के तहत विशाल बन गया और इसने मुझे बनाया, पाला और प्रेरित किया। विचार ऐसे ही होते हैं। पहले आप इनको जीवन, कार्रवाई और मार्गदर्शन देते हैं, फिर ये अपनी शक्ति अपने हाथों में लेकर सभी विरोधों को एक तरफ बुहार देते हैं। विचार अमूर्त बल हैं, लेकिन इनके पास भौतिक मस्तिष्क से ज़्यादा शक्ति होती है जो इन्हें जन्म देते हैं। इनके पास वह शक्ति होती है जिससे वे अपने जन्मदाता मस्तिष्क के धूल में वापस मिल जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म की शक्ति लें। ये मसीह के मस्तिष्क में पैदा हुए एक साधारण विचार से
विचार के साथ शुरू हुआ। इसका मुख्य सिद्धांत है, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो आप दूसरों से चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। मसीह जहाँ से आए थे वहाँ वापस अपने स्रोत पर चले गए, लेकिन उनका विचार आगे बढ़ता ही जा रहा है। किसी दिन यह पनप जाएगा और अपनी क्षमता पा लेगा। फिर यह मसीह की गहरी इच्छा को पूरा कर चुका होगा। यह विचार केवल 2000 साल से विकसित हो रहा है। इसे समय दें। सफलता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती और असफलता के लिए कोई बहाना नहीं होता। दोस्तों, इस महान कल्पना का दूसरा लेसन यहीं पर पूरा होता है। अब कल्पना भी यहीं पूरी होती है। अब अगला लेसन आएगा संगठित नियोजन। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।